तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द मेन्यू नाम की एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी को, जो कि रिलीज़ हुई थी 2022 में। ट्रस्ट मी, ये मूवी वाकई बहुत अच्छी है। आधे मूवी में तो आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि मतलब देखने में बहुत ही अजीब फील होने लगता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ढेर सारी थ्योरीज वगैरह मिलने वाली है। मूवी बहुत ही अच्छी है और इसकी IMDb रेटिंग है 7.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ये काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है हॉरर के अंदर। और दोस्तों, मैंने हाल ही में द हाउस ऑन बायो नाम की मूवी को एक्सप्लेन किया है। अगर बाय चांस आपने वो वीडियो मिस कर दिया हो तो जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं टाइलर को और मार्गो को, जो कि तैयार होकर डेक पर खड़े थे, क्योंकि टाइलर ने एक आइलैंड के बहुत ही बड़े होटल में डाइनिंग बुक करी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा था, यानी कि $1250 पर पर्सन, जो कि तकरीबन 1 लाख इंडियन रुपीज़ होते हैं। और वहाँ पर एक बार में बहुत ही कम लोग जा सकते थे, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा थी। वहाँ पर अमीर या फिर फेमस या फिर बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ ही ज़्यादातर जाया करते थे। तभी वहाँ पर एक बोट आती है और सभी लोग उस पर बैठकर होटल या फिर हम कहें आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर उनका वेलकम करती है एल्सा नाम की एक लेडी। और यहाँ पर वो टाइलर को भी ग्रीट करती है और जिसके साथ आई थी उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि मार्गो। बट हुआ ये था कि इससे पहले टाइलर की दूसरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर आने वाली थी, लेकिन एन मौके पर उसका ब्रेकअप हो गया था, जिसकी वजह से उसे मार्गो को यहाँ साथ लाना पड़ा था। अब कुछ ही देर बाद में एल्सा सभी को आइलैंड दिखाती है, जहाँ पर शेफ और उनके लोग एक्सक्लूसिव चीज़ें उगाते थे, उन्हें यहीं पर प्रिपेयर किया करते थे। इवन एनिमल्स भी वो ये लोग यहीं पर पाला करते थे और उन्हें यहीं पर स्लॉटर किया करते थे, जो भी काफ़ी परफेक्शन के साथ किया जाता था। एल्सा उन सब को अपना शेफ का और बाकी हेल्पिंग हैंड्स का रूम दिखाती है, जहाँ पर वो सिर्फ सोने के लिए आते थे और बाकी टाइम वो सुबह से ही शेफ के साथ लगकर काम करते रहते हैं। और शेफ का कॉटेज अलग ही है, जहाँ पर वो अकेले रहते थे। अब सभी लोग अपने डाइनिंग पर आ जाते हैं, यानी कि खाना खाने की जगह पर। उनके लिए फूड प्रिपरेशन चालू हो गई थी और टाइलर यहाँ पर एक बहुत बड़ा फूड एंथुसियास्टिक पर्सन था। साथ ही साथ वो बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक टाइप का पर्सन था और वो बहुत ही सोशल मीडिया कॉन्शियस है और हमेशा फूड पिक्चर्स अपलोड करके अपनी कुकिंग की बातें शेयर करता रहता है। और वो यहाँ के स्टार शेफ स्लोविक का बहुत ही बड़ा फ़ैन है, जो कि वर्ल्ड वाइड भी अपनी कुकिंग और एलिगेंस और कुकिंग आर्ट को लेकर बहुत फेमस है, लाइक अ सेलिब्रिटी शेफ। अब स्लोविक खुद वहाँ पर आते हैं, जो कि फूड प्रिपरेशन को चेक करने लगता है और एल्सा उसे जाकर कुछ बताती है, जिसके बाद वो टाइलर और मार्गो को बड़े ध्यान से देख रहा था। अब यहाँ पर टाइलर मार्गो को अपनी फूड और कुकिंग के पैशन के बारे में सब कुछ बताता है। वो बोलता है कि वो कुकिंग को काफ़ी फॉलो करता है और स्लोविक के कुकिंग शो को उसने बार बार देखा है। वो स्लोविक के फूड को एक्सप्लेन करने के तरीके का बहुत बड़ा फ़ैन है और हम यहाँ पर टाइलर के ऑब्सेशन को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। इवन मार्गो उससे ये बोलती है कि वो जितना इस फूड के अंदर इन्वॉल्व होता है वो उतना कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए ये खाना है, जबकि टाइलर के लिए वो एक आर्ट है। हालांकि यहाँ पर आए सभी लोगों के लिए एक आर्ट थी और वो काइंड ऑफ एग्जीबिशन में आए थे इंजॉयमेंट के लिए, ना कि सिर्फ खाना खाने के लिए। अब कुछ ही देर बाद शेफ सबको ग्रीट करता है और द मेन्यू के अकॉर्डिंग उनका पहला कोर्स प्रेजेंट किया जाता है, जिसे बहुत ही परफेक्शन के साथ प्रिपेयर किया गया था। और उसके बारे में और उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में और इसकी हिस्ट्री के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हुए शेफ उसे फिर फूड को सबको सर्व किया जाता है, जो कि एक पत्थर के आसपास सजाए हुए इस आइलैंड के फ्लावर्स थे।
और यहाँ पर आए हुए सभी लोग इसको एक बढ़िया फूड आर्ट बोलते हैं, जबकि एक आम इंसान के नज़रों में ये बस एक पत्थर और कुछ फूल पत्ती थी। शेफ उन सभी लोगों से बोलता है कि वो इस फूड को खाए नहीं, बल्कि इसका टेस्ट लें, इसको फील करें, इसको रिस्पेक्ट दे। अब इसी बीच टाइलर मार्गो को फूड के बारे में बताने लगता है और शेफ उसे शांत करा के अपनी बात जारी करते हैं और बात ख़त्म होने के बाद सभी लोगों को फूड खाने लगते हैं। लेकिन टाइलर शेफ के मुंह से फूड डिस्क्रिप्शन और बाकी चीज़ें सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था और वो मार्गो से पूछता है कि कहीं शेफ उससे नाराज़ तो नहीं है, जिस पर मार्गो बोलती है कि वो यहाँ पर कस्टमर है जो कि पैसे दे रहा है शेफ को और शेफ उसको सर्व कर रहे हैं, तो उसे उससे क्या मतलब। बट टाइलर कुछ ज़्यादा ही इन चीज़ों में और फूड को और शेफ को सीरियसली ले रहा था, क्योंकि वो उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, फूड क्रिटिक था। यहाँ पर बहुत बड़ी सेलिब्रिटी फूड क्रिटिक भी आई हुई थी और वो भी इस फूड की तारीफ़ करती है, जिसके बारे में वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है, उसकी छोटी बारीकियों के बारे में डिस्कशन करती है कि ये अच्छा है, ये ऊपर है, ये ऐसा होना चाहिए था या फिर वैसा होना चाहिए था एंड एट ऑल। अब सेकेंड कोर्स की तैयारी चालू होती है और हम शेफ को देखते हैं जो बार बार मार्गो को ही देख रहा था, और ऐसा क्यों ये हम थोड़ी देर में जान पाएंगे। अब इस मेन्यू के सेकेंड कोर्स को सर्व किया जाता है, जिसके बारे में शेफ थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं कि ब्रेड का इन्वेंशन कब हुआ था, इसका हाउस होल्ड में क्या काम है और भी बहुत चीज़ें। उनकी एक बात ये भी थी कि ब्रेड गरीब लोग खाते हैं, तो उनके अगले कोर्स में ब्रेड ही नहीं है और इस कोर्स को उन्होंने कहा है ब्रेडलेस ब्रेड एक्म्प्लीमेंट्स। अब डिश को सर्व किया जाता है और यूजुअली टाइलर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और वो बिना ब्रेड के इन सारी चीज़ों को इंजॉय करता है। साथ ही साथ फूड क्रिटिक ब्लूम भी इसको इंजॉय करती है और इसके बारे में बात भी करती है। वो बोलती है कि ये कितने बारीक है और इन्हें ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, जिसके बारे में वो शेफ से बोलती है और शेफ बॉल भरकर एक कॉम्प्लीमेंट भेज देते हैं अपनी तरफ से। सभी लोग इस डिश को एंजॉय कर रहे होते हैं, जो कि डिश के नाम पर बस कुछ अकम्प्लीमेंट थे, यानी कि ब्रेड के साथ खाए जाने वाली कुछ चीज़ें। और यहाँ पर एक फ्रेंड्स ग्रुप भी आया हुआ था और वो लोग एल्सा से बोलते हैं कि उन्हें ब्रेड सर्व की जाए, लेकिन वो ब्रेड देने से मना कर देती है क्योंकि मेन्यू का पार्ट सिर्फ यही डिश थी, जिस पर वो लोग उससे बोलते हैं कि वो लोग एक बहुत बड़े आदमी डग वेरिक के साथ काम करते हैं, जिस पर एल्सा बोलती है कि वो उन्हें और उनके बॉस को जानती है, वो भी बहुत अच्छे से। साथ ही साथ एल्सा उनसे बोलती है कि उन्हें आज डिज़ायर से कम और डिज़र्व से कुछ ज़्यादा खाने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर चीज़ें बहुत ही वियर्ड होती जा रही थी और आगे चलकर तो और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली हैं। अब हम मार्गो को तो अब तक समझ ही चुके हैं, वो फूड के इस दिखावे और शोशा में यकीन नहीं रखती, तो वो इस डिश को नहीं खाती और शेफ़ उसके पास आकर बोलते हैं कि उसे इस डिश को खानी चाहिए, जिस पर वो साफ साफ बोल देती है कि यहाँ पर वो खाने वाली चीज़ ही नहीं है और वो उसे न बताए कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये पूरी तरह से उसकी चॉइस है। और शेफ़ वहाँ से चला जाता है, जिस पर टाइलर मार्गो पर बहुत गुस्सा हो जाता है कि मार्गो को शेफ़ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब नेक्स्ट कोर्स को सर्व किया जाता है, जो कि होता है टाकोस और इसका नाम होता है मेमोरीज। साथ ही साथ शेफ़ इसके भी एक डिस्क्रिप्शन देता है और शेफ़ बताते हैं कि अपनी मदर के बारे में, जो कि वहीं पर बैठी हुई थी और हमेशा ड्रंक ही रहा करती थी। शेफ़ बताते हैं कि बचपन में उसको टाकोस बहुत पसंद थे। ट्यूसडे के दिन वो लोग टाकोस खाया करते थे, लेकिन उसके फादर एक अल्कोहलिक और ड्रंक पर्सन थे, जो कि हमेशा नशा करके उसकी मदर को मारा पीटा करते थे। और एक दिन ऐसे ही झगड़े में उन्होंने अपने फादर को, अपनी मदर को बचाने के लिए अपने फादर के पैर में स्टैप कर दिया था और उनके टाकोस से ये सारी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस डिश का नाम उन्होंने मेमोरीज रखा है। अब सभी वो टाको सर्व किया जाता है और जो टॉर्टिया सर्व किया जा रहा था उस पर असल में लेज़र से प्रिंटिंग करी हुई थी और उस पर वहाँ पर आए गेस्ट के पास्ट उनकी वर्स्ट मेमोरी, जिसे वहाँ पर एक एक्टर आया हुआ था, तो उसकी सबसे बुरी मूवी का वहाँ पर प्रिंट किया हुआ था। टाइलर, जो कि हमेशा फूड की फ़ोटो लिया करता था, उसकी फ़ोटो ही थी वहाँ पर
और ब्लूम के रिव्यू किए हुए एक रेस्टोरेंट की पेंटिंग थी वहाँ पर। एक आदमी भी वहाँ आया हुआ था जिसके टॉर्चर पर किसी और लड़की के साथ उसे दिखाया गया था और उसकी वाइफ उससे सवाल जवाब करने लगती है ये देखकर, लेकिन वो बोलता है कि ये सब झूठ है और कोई प्रैंक है या फिर मजाक होगा। और डक के आदमियों के फेक इन्वॉल्व वाली पेंटिंग भी थी जिस पर वो पैसे चुराते थे। अब वो लोग ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा राज यहाँ के शेफ को कैसे पता था, और इसके लिए तो वो जेल भी जा सकते थे। यानी कि यहाँ के शेफ ने इन सब के बारे में काफ़ी अच्छे से रिसर्च करी है। अब टेलर मार्गो से बोलता है कि शायद शेफ उससे नाराज़ हो गए हैं और वो शेफ से माफ़ी मांगेगा, जिस पर मार्गो बोलती है कि अब वो ओवर रिएक्ट कर रहा है और उसे चिल करना चाहिए, जिस पर उन दोनों के बीच हल्की सी बहस भी हो जाती है और मार्गो गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। वो अब कॉरिडोर में जाती है और वहाँ के एक सिल्वर डोर उसे मिलता है जिसे वो देखने लगती है। तभी एल्सा वहाँ आकर उससे कहती है कि वो अभी कहीं पर भी नहीं जा सकती और मार्गो तभी वॉशरूम चली जाती है। और एक बात आपने नोटिस करी होगी कि मार्गो के लिए यहाँ पर कोई भी पेंटिंग नहीं थी टाकोस पे, जिसका रीज़न हमें थोड़ी देर में जान पाएंगे। अब तभी वो वहाँ पर स्मोक करने लगती है और तभी लेडीज़ वॉशरूम में शेफ स्लोविक आ जाती है और वो मार्गो से पूछते हैं कि उसने उनकी डिश क्यों नहीं खाई, तो ऐसा क्यों है कि वो डिशेस उसे पसंद क्यों नहीं आई, जिस पर मार्गो बोलती है कि उसे भूख नहीं है और उसका मन भी नहीं है खाने का। शेफ़ अब उससे उसका नाम पूछते हैं और वो अपना नाम बताती है, लेकिन शेफ़ बोलते हैं कि वो झूठ बोल रही है और उसका नाम मार्गो है ही नहीं, जिससे मार्गो थोड़ी सी परेशान होती है और वहाँ से चली जाती है। यानी कि यहाँ पर ढेर सारे राज हैं जो कि थोड़ी देर में खुलने वाले हैं। खैर, अब अगले कोर्स की तैयारी शुरू होती है जिसके बारे में शेफ़ ब्रीफिंग देने लगते हैं और वो अपने एक जूनियर शेफ़ को बुलाते हैं और उसके बारे में लोगों को बताने लगते हैं। कहते हैं कि इसका नाम जेरेमी है और जेरेमी कई सालों से शेफ़ के साथ काम कर रहा है। वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ग्रेट नहीं है। शेफ़ जेरेमी से पूछते हैं कि क्या वो अपनी लाइफ से खुश है, जिस पर जेरेमी मना कर देता है और शेफ़ उससे कहते हैं कि क्या वो शेफ़ की जैसी लाइफ जीना चाहता है, जिस पर जेरेमी साफ मना कर देता है। अब शेफ़ आगे बोलते हैं कि उन लोगों को, ऐसे लोगों को के लिए जिन्हें ना तो वो जानते हैं और ना शायद कभी दोबारा मिलेंगे, उनके लिए कुकिंग करनी पड़ती है, उन्हें प्लीज़ करना होता है, ऐसा खाना बनाना पड़ता है जो कि कस्टमर्स को, क्रिटिक्स को पसंद आए और इस प्रोसेस में क्रिएट होता है मेस उनकी लाइफ में, बॉडी पर, सोच में। और यही नेक्स्ट कोर्स का नाम है जिसे जेरेमी ने क्रिएट किया है। और अब जेरेमी एक गन निकालता है और खुद को शूट कर लेता है, जी हाँ, जिससे वहाँ पर बैठे लोगों के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन टाइलर अभी भी नॉर्मल ही था और शेफ भी लोगों से बोलता है कि ये मेन्यू का ही पार्ट है, इस शो का ही पार्ट है, जिस पर आधे लोगों को ये लगता था कि ये कोई लाइव परफॉर्मेंस स्टंट था, वहीं पर कुछ लोगों को ये सब रियल लग रहा था क्योंकि सामने तो एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और मैंने कहा ना कि ये मूवी आगे चलकर बहुत ज़्यादा क्रेजी होती चली जाएगी। अब एक कपल वहाँ से जाने लगता है और एल्सा उन्हें जाने से रोकती है और शेफ के इशारे पर वर्कर्स हस्बैंड की एक फिंगर कट कर देते हैं, जिससे अब पूरा माहौल हॉन्टेड हो जाता है क्योंकि वो लोग तो यहाँ कस्टमर्स थे और ये तो कोई एक्ट नहीं हो सकता था। लेकिन ब्लूम और उसके पार्टनर को अभी भी ये सब एक एक्ट लग रहा था। अब शेफ मार्गो को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कौन है, जिस पर वो कहती है कि वो मार्गो है, जिस पर शेफ कहता है कि उसने बहुत सी मार्गो को सर्व किया है और वो मार्गो नहीं है। और ये मैटर करता है कि वो कौन है क्योंकि यहाँ पर ये गेस्ट लिस्ट है और यहाँ के ये बारीक प्लान का हिस्सा है और वो इस प्लान का हिस्सा है ही नहीं, जिससे कि यहाँ की चीज़ें वो रुइन कर रही है। और शेफ मार्गो को एक चॉइस देता है कि वो फैसला कर ले कि वो कस्टमर साइड में रहेगी या फिर स्टाफ के साइड में, और इससे वो बचेगी नहीं क्योंकि आज रात सब मरने वाले हैं। जी हाँ, सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और ये सुनकर मार्गो को बहुत ही परेशान हो जाती है और शेफ उसे सोचने का कुछ टाइम देते हैं और मार्गो अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाती है और साथ ही साथ वो टाइलर को एक तेज स्लैप मारती है, जिसे यहाँ पर हो रही किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो अपने फूड में बहुत ज़्यादा मगन हो गया था।
अब शेफ सभी को टी सर्व करता है और वो लोग उससे डर रहे थे, जिससे शेफ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब एक आदमी वहां से विंडो के जरिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन विंडोज ही नहीं टूटती और दूसरे आदमी को गार्ड्स नहीं भागने देते। अब शेफ सबसे बात करने लगता है, जिस पर वो ब्लूम और उसके पार्टनर से काफ़ी चिढ़ा हुआ था और उनको किसी चीज़ का कसूरवार बता रहा था। अब वो एक ओल्ड कपल के पास जाता है, जिसमें से हस्बैंड की अभी कुछ ही टाइम पहले फिंगर किट करी गई थी, और शेफ उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ पर 5 सालों से आ रहे हैं, तकरीबन 11 बार आ चुके हैं। तो वो उनकी किसी भी एक डिश का नाम बताए, लेकिन वो लोग एक भी डिश का नाम नहीं बता पाते। इवन कौन सा मीट वहाँ पर इस्तेमाल हुआ था उनको वो भी नहीं पता था। अब शेफ डक के आदमियों के पास जाते हैं और जो कि उस पर चिल्ला रहे थे कि डक ने उस पर एहसान किया था, वो रेस्टोरेंट पर पैसे लगाया था, जिस पर शेफ कहता है कि एहसान ही तो कर दिया था, पर इसके बाद उसके काम में, उसकी कुकिंग में टांग क्यों अड़ाई। और अब शेफ सबको बाहर का नज़ारा दिखाता है जहाँ पर डक को उसने लटकाया हुआ था, और अब शेफ के इशारे पर ही डक को पानी में डुबाकर मार दिया जाता है। अब चीज़ें भयानक होती जा रही थी। यहाँ पर शेफ ने काफ़ी सारे लोगों से बात करी थी, लेकिन उन बातों पर हम अभी नहीं आएंगे। अब शेफ स्लोविक अपने रूम में जाता है और उसका मार्गो को दिया हुआ टाइम पूरा हो चुका था, और मार्गो शेफ के पास जाती है और शेफ मार्गो से उसका फैसला पूछता है। पर पहले मार्गो से पूछता है कि वो उस आदमी को बार बार क्यों देख रही थी जिसकी फिंगर कट हुई थी, जिस पर मार्गो अग्री करती है कि वो उस आदमी को पहले से ही जानती है। अब शेफ को वो ये बताती है कि असल में वो एक कॉल गर्ल है जो कि सर्विसेज देती है, और उसने पास्ट में उस आदमी को सर्विसेज दी थी। और अब शेफ मार्गो को भी सेम लेवल पर समझता है, क्योंकि वो खुद भी तो लोगों को एक तरह की सर्विसेज ही देता था, और यही काम मार्गो भी कर रही थी। मार्गो शेफ को बताती है कि पहले कभी उसने उस आदमी को सर्विसेज दी थी, और वो आदमी इतना अजीब था और बुरा था कि वो मार्गो के साथ इंटीमेट होते टाइम मार्गो को उसकी बेटी की तरह एक्ट करने के लिए बोल रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रॉस था। अब इस बात के साथ साथ एक और बात सामने आती है कि उस आदमी के पहले भी एक बेटी थी जो कि कहीं पर गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। तो हो सकता है कि उस आदमी ने अपनी बेटी को मार दिया होगा। अब अगले कोर्स के लिए शेफ सभी लोगों को बाहर लाता है। उसकी एक जूनियर शेफ कोर्स के बारे में सबको बताने लगती है कि एक दो बार शेफ उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे। फिर जब शेफ ने उसे रोता देखा तो शेफ ने उसे काम से नहीं निकाला, बल्कि उसे काम पर ही रखा, बस उससे कभी देखा नहीं और इससे बात तक नहीं करी, जैसे इससे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हालांकि ऐसा नहीं था, और तभी वो शेफ के प्राइवेट पार्ट के पास स्टैप कर देते हैं, और जिसके बाद वो दोनों हक करते हैं। मूवी बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होती जा रही थी। वो अगले डिश का नाम बताती है, जो कि था मेंस फॉरली, मीन्स मर्द की नासमझी। अब शेफ सभी मर्दों को ऑर्डर देता है कि उनके पास 45 सेकेंड है और वो लोग वहाँ से भागे, जिसके बाद शेफ के आदमी उसके पीछे भागेंगे। जो बच गया वो बच गया और वो वापस नहीं आएंगे, और सभी मर्द अपनी वाइफ्स और लवर्स को छोड़कर वहाँ से भागते हैं, और जूनियर शेफ लेडीज़ को वापस डाइन हॉल में ले जाती है। अब हॉल के अंदर सभी लेडीज़ उस शेफ की डिश को टेस्ट करती हैं और उसकी तारीफ़ करती हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, और वो शेफ इमोशनल हो जाती है। साथ ही साथ मार्गो यहाँ पर सभी को अपना रियल नेम बता देती है। जी हाँ, उसका रियल नेम मार्गो नहीं था, उसका रियल नेम एरन था, और वो उस आदमी की वाइफ को भी सच बता देती है उसके बारे में। अब तक सभी गार्ड ने सभी मेल्स को पकड़ लिया था और सभी को वापस उसी हॉल में लाया जाता है। अब शेफ टाइलर के पास आकर उससे बात करता है और बोलता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, जिस पर टाइलर शेफ की तारीफ करता है एंड एट ऑल। लेकिन शेफ यहाँ पर रिवील करता है कि टाइलर कि उन्होंने यहाँ पर आने का एक्सेस दिया था, लेकिन एक बात और बताई थी कि जो भी यहाँ पर आ जाएगा वो सब मारे जाएंगे। ये जानते हुए भी वो यहाँ पर मार्गो
को लेकर आया। इवन उसके साथ यहाँ पर कोई और ही आने वाली थी, लेकिन उससे टाइलर का ब्रेकअप हो गया और वो यहाँ पर मार्गो को हायर करके यहाँ ले आया मरने के लिए। और ये सुनकर मार्गो यानी कि एरन को बहुत गुस्सा आ जाता है और अब शेफ टाइलर को अपने साथ किचन में ले जाता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से फूड आर्ट किए जा रहा था और फूड को अपना पैशन बता रहा था। अब शेफ टाइलर से कोई भी मनचाही चीज़ प्रिपेयर करने को बोलता है और टाइलर कुछ भी डालकर कैसा भी कुछ भी बना देते हैं, जो कि बहुत ही गंदा था। जिसके बाद शेफ टाइलर को कुछ बोलता है और अब टाइलर एक रूम में जाकर खुद को ही हैंग कर लेता है। अब शेफ मार्गो से बोलता है कि उन्हें डेजर्ट बनाने के लिए एक बैरल चाहिए, जो कि मार्गो जाकर ले आए और मार्गो बाहर जाती है, जिसका पीछा अपने आप से ही एल्सा करने लगती है। मार्गो अब बैरल को छोड़कर चुपके से शेफ के घर में आ जाती है और असल में यहीं पर डाइन होने वाला था, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से ये चीज़ को नए हॉल में शिफ्ट कर दिया गया था। और ऐसा क्यों, ये हम थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब मार्गो यहाँ वहाँ देखने लगती है, तभी वहाँ पर एल्सा आ जाती है, जो कि मार्गो से चिड़ी हुई थी और एल्सा मार्गो पर अटैक कर देती है, लेकिन लड़ाई के दौरान एल्सा की जान चली जाती है। फिर मार्गो वहाँ पे बने सिल्वर डोर को देखती है, जिसके अंदर वो जाती है और वहाँ उसे शेफ का पर्सनल रूम था, जहाँ पर शेफ की फ़ोटो, कुकिंग को स्टार्ट करने के टाइम की पिक्चर्स और ब्लूम का बहुत पुराना इंटरव्यू था, जिससे शेफ़ फेमस हुआ था और जिस वजह से शेफ़ यहाँ पर पहुँचा था। वही आर्टिकल था। यहाँ पर मार्गो एक रेडियो भी मिलता है, तो वो कहीं पर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। वहीं डाइन हॉल में एक एक्टर भी आया हुआ था और शेफ उससे बात करते हैं कि वो मरेगा, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी मूवी बनाई थी जिसे शेफ देखने गया था और उसका संडे खराब हो गया था, जिसका एहसास उस एक्टर को भी होना चाहिए। साथ ही साथ उस एक्टर की एक यंग गर्लफ्रेंड भी होती है, जो कि उससे पैसे चुराया करती थी और शेफ उस लड़की से पूछता है कि क्या उस पर कोई स्टूडेंट लोन है, जिस पर वो मना कर देती है और शेफ उससे बोलता है कि वो भी मरेगी, क्योंकि उसने चोरी अपनी मजबूरी से नहीं की बल्कि जानबूझकर करी थी, यानी कि वो एक गोल्ड डिगर थी। अब तक मार्गो भी वापस आ गई थी और उसने असल में पुलिस ऑफिसर को कांटेक्ट कर लिया था, जो कि बोट से यहाँ तक आया था और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अब वो बच जाएंगे। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि ये ऑफिसर भी शेफ का ही आदमी था। जी हाँ, अब फाइनल कोर्स की तैयारी शुरू होती है और सभी लोग जान चुके थे कि अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और मार्को बहुत सोचकर शेफ से ये बोलती है कि वो शेफ के फूड से खुश नहीं है, उसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो अभी भी भूखी है। जिस पर शेफ और वहाँ पर मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और शेफ मार्गो से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, जिस पर मार्गो कहती है कि उसे बिना किसी शोशा, बिना किसी इंग्रेडिएंट के डिस्क्रिप्शन और बिना किसी दिखावे के सिर्फ एक सिंपल चीज़ हैमबर्गर चाहिए और एक अच्छा पका हुआ चीज़ बर्गर, साथ ही साथ उसको फ्राइज़ भी चाहिए। और शेफ़ वो बनाने चला जाता है। शेफ़ एक चीज़ बर्गर बनाता है और फ्राइज़ भी बनाता है और मार्गो को सर्व करता है, जिसको वो खाती है और लेफ़्ट ओवर को पैक करने को बोलती है और साथ ही साथ वो उस बर्गर की जेन्युइनली तारीफ़ भी करती है। शेफ़ मार्गो के लिए उसका खाना पैक कर देता है और मार्गो वहाँ से चली जाती है। जी हाँ, शेफ़ उसको जाने देता है। अब शेफ़ द मेन्यू के लास्ट कोर्स को बताता है, जो कि होता है s'more। और जिनको s'more के बारे में नहीं पता, तो अमेरिका और कनाडा के अंदर कैंप फायर के वक्त ये सारी ट्रीट जो है वो करी जाती हैं। और अब सभी कस्टमर्स को मार्शमैलो की केप पहनाई जाती है और चॉकलेट के कैप पहनाया जाता है। सभी जगहों पर लकड़ियाँ और एक्सप्लोजिव लगाई जाती है, जैसा कि मैंने बताया कि कैंप फायर में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। फाइनली अब शेफ़ आ जाता है और सबको ग्रीट करता है और एक्सप्लोजिव पर आग लगा देता है, जिसके साथ ही सभी लोग वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। पूरा होटल, पूरा स्टाफ, शेफ, सारे कस्टमर्स। अब हम मार्गो को देखते हैं, जो कि बीच समुद्र पर बोट रोकती है और चीज़ बर्गर खाते हुए बहुत ही इंजॉय करती है सारे नज़ारे को। साथ ही साथ वो उसी मेन्यू से अपना मुंह भी पोंछती है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द मेन्यू मूवी की कहानी और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।